जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दीपक सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कल को काफी मस्त होंगे और बढ़िया से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। निश्चित ही वैसे ही आप एकदम पूरा जोर शोर से जिस तरह से आप लोग लगे हैं, यही आपका एक दिन सफलता दिलाएगा वो। तो चलिए हम आप सभी को हेल्प करने के लिए 2025 का जो फिजिक्स का प्रश्न पत्र है उसका संपूर्ण हल आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, हर प्रश्न पर विस्तार से बात करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही है, कैसे सही है, और एकदम डीप तरीके से, ताकि इतना क्वेश्चन करने के बाद अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप निश्चित रूप से कर सकें। तो बिल्कुल चलिए शुरुआत करते, देर ना करते हुए। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो प्रश्न पत्र है भौतिकी का है ना, ये सेट नंबर ई है और हम लोग इसमें देखें कि इसमें 70 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव के फर्स्ट सेक्शन में। और जिनमें से क्या करना है कि आपको प्रत्येक के साथ 4 विकल्प दिए हैं और एक विकल्प क्या है, सही है, तो आपको सही विकल्प को ना OMR शीट पर चिन्हित करना है ना। OMR को रंगने के लिए आप लोग ना जो OMR रंगने वाला स्पेशल पेन आता है वो ले लेंगे ताकि जल्दी से रंगा सकेगा, है ना। तो चलिए, और इसमें भी जो आपको बिल्कुल आसान लगे एग्जाम में तो आप वही कीजिएगा। वैसे तो हम तो पूरा बताएंगे, लेकिन एग्जाम में ना आपको जो एकदम बिल्कुल आसान लगे, आसानी से हो सकता है, उसी को टच कीजिए। एकदम शुरुआत से देखते चल जाइए, सबसे आसान कौन कौन सा है करते चल जाइए। उसके बाद फिर सेकंड नंबर में उससे जो कठिन होगा उसको करते चल जाइए। फिर गिन लीजिए, हो सकता है आपका पूरा हो गया हो 35, और नहीं है तो थोड़ा सा और देखिए। तीसरा स्टेप में जो आसान लगे कर सकते हैं उसी को करिए, है ना। कठिन क्वेश्चन में देर तक मत फंसिए, ये बात पर ध्यान रखिएगा आप लोग। कठिन क्वेश्चन में फंसने पर आपका समय ढेर सारा वही खींच लेगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है समान आयाम एवं समान तरंग दैर्ध्य की। गौर करिए, समान आयाम है, इसे तरंग होता है ना, और समान तरंग दैर्ध्य की 2 तरंगे, समान तरंग दैर्ध्य भी है और समान आयाम भी है, ऐसे, है ना। तो तरंगे 2 प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है, मतलब ये दोनों आपस में मिक्स हो रहा है। तो परिणामी तरंग का महत्तम आयाम, परिणामी तरंग का जो आयाम है वो महत्तम होगा जब उनके बीच कालांतर है। देखिए महत्तम कब, देखिए हम जो बनाए चित्र ना, इसमें महत्तम होगा, दोनों शीर्ष मिलेगा तो ऊंचा शीर्ष बनाएगा, तो ये सही स्थिति है। और नहीं तो एक और सूत्र है इसका, R बराबर रूट में होता है A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो इसी में देखना है, महत्तम होने के लिए ना हम लोग को कालांतर बोलना है ना, यानी कोण पे एडजस्टमेंट करना हम लोग को। कौन सा कोण ले कि R का मान ज्यादा आ जाए, तो देखिए कोण कौन सा लें, तो ऐसा करना कि cos थीटा का मान सबसे अधिक हो। cos थीटा का मान क्या होना चाहिए, सबसे अधिकतम होना चाहिए। तो अधिकतम होने के लिए क्या करें, cos जो थीटा होता है ना, अधिकतम मान 1 दे सकता है और न्यूनतम का है तो -1। तो cos थीटा का अधिकतम मान 1 है, तो कितने डिग्री पर होता है, ये होता है cos 0 डिग्री पर। cos कटा देंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री आएगा, तो ये आपका 0 है ना, ये होता है। और जब 0 रखेंगे तो इसमें R max आता है, R max बराबर A प्लस B होता है ना, ऐसे A प्लस B। आप लोगों को तो विस्तार से हम क्लासरूम में पढ़ा है। खैर हम लोग को यहाँ पे 0 ठीक करना है ना। देखिए 0 मतलब एकदम साथ चलेगा, ये भी 90 है तो ये भी 90 है, तो 90 घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 कालांतर के समय ना अधिकतम आयाम बनता है ना। आप लोग को विस्तार से इसके बारे में पढ़ाए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है भाई, ध्रुवित प्रकाश में, गौर करिए, ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच कोण है। देखिए ध्रुवित प्रकाश, जो ध्रुवित प्रकाश क्या होता है ना, तो उसमें कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच का कोण है। गौर करिए, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से पोलराइड का है ना अक्ष दिया हुआ है इस तरह से, और इसमें क्या इस तरह से अक्ष दिया हुआ है, और इसमें तरंग इस तरह से अपना जाएगा, तो जो ऊपर नीचे कंपन कर रहा है वो इसमें से तो पार करके निकल गया, तो इसी को बोलते हैं कंपन तल। ये कंपन कर रहा है,
कंपन तल कैसे वाई अक्ष में है। और देखिए इसमें अगर ऐसा भी तरंग हो, एक वाई अक्ष में कंपन है, एक और एक्स अक्ष में कंपन हो, देखिए उसको हम कैसे बना सकते हैं, इसे बना दें उसको, गौर करिएगा। एक एक्स में कंपन है, गौर करिए यहाँ पे दो कंपन है, एक कंपन है ऊपर नीचे, है ना, वाई अक्ष में, और एक कंपन इसके लंबवत है, ऐसे ऐसे है। तो गौर करिए ये जो कंपन है ये लोग तो इसमें से क्रॉस कर गया, लेकिन जो ये कंपन है ये जाके यहाँ पे फंस गया, इसका फंस गया, पार नहीं हुआ, इसी का ध्रुवण हो गया। तो इसी को बोलते हैं ध्रुवण तल। इसको बोलते हैं क्या चीज, ध्रुवण तल, ध्रुवण तल, इसका ध्रुवण हो चुका है, ठीक है। और ये जो ऊपर नीचे जो है, जो कि इसमें से पास हो रहा है, जो पास हो जाए उसी को बोलते हैं कंपन तल। और दोनों आपस में कितने कोण पर है देख लीजिए, ये आपस में 90 डिग्री पर ये होता है आपस में, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे टिक करेंगे, है ना। तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंफर्म बताएंगे वो, कहीं से भी कोई दिक्कत ना रहे। निम्न में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए तो अल्फा किरणें जो होती हैं, ये अल्फा किरणें ये 2-4 होता है, मतलब हीलियम का नाभिक होता है, इसका द्रव्यमान भी होता है ना, परमाणु संख्या 2 है, द्रव्यमान संख्या 4 है। गामा किरणें, इसमें तो भाई ना द्रव्यमान है ना आवेश है, ये किरण है बिल्कुल। एक्स किरणें, ये भी एक किरण होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक बनवाया था आप लोग को, है ना, एक स्पेक्ट्रम का लिस्ट, उसमें एक्स रे, पराबैंगनी, दृश्य, प्रकाश सब आया था, तो वो ये सब में आया था ना। ये प्रकाश एक तरह का विद्युत चुंबकीय प्रकाश है, ये प्रकाश है, और रक्त ये भी था उसमें, लेकिन ये प्रकाश नहीं, वास्तव में एक कण है। तो यहाँ पर कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो अल्फा कण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है ना। इस तरह से ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग, किसी द्रव्यणात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंग का जो चाल होता है वो निर्भर नहीं करती है, ये पूछ रहा है ना। तो क्या क्या ऑप्शन दिया, पहला दिया तरंगदैर्ध्य पर, क्या तरंगदैर्ध्य पर चाल निर्भर करता है। तो आपको बता दें एक ऐसे सूत्र होता है ना, एक ऐसे सूत्र होता है N2 बटे में N1 बराबर ऐसे V1 बटा में V2 बराबर लेमडा 1 बटे में लेमडा 2। आप लोग को ध्यान होगा तो देखिए ये वेगों का अनुपात लेमडा के अनुपात के इक्वल होता है, यानी ये कह सकते हैं कि जिसका लेमडा ज्यादा होगा कम होगा उसके अनुसार तब चाल पर भी असर पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि चाल निर्भर नहीं करती, तो तरंगदैर्ध्य पर तो निर्भर करती है। गौर करिए यहाँ पर हम जो ये लिखे हैं ये अभी गलत हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य पर निर्भर क्या करता है। फिर लिखा है कि इसकी आवृत्ति पर क्या लिखा है, आवृत्ति पर, क्या आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए ये आवृत्ति से भी संबंधित है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक सूत्र होता है न्यू बराबर, है ना। देखिए एक आवृत्ति का भी सूत्र होता है इसमें, है ना, न्यू बराबर क्या होता है सी बाई लेमडा। देखिए तो जो चाल होता है ना सी को हम बोल सकते हैं न्यू लेमडा, जो चाल है वो इन लोगों का गुणनफल होता है, तो न्यू पर भी ये रखता है मायने। और देखिए क्या दिया है, पराबहुतांक दिया, हाँ पराबहुतांक पर भी रखता है। देखिए एक सूत्र आप लोगों को सी बराबर या भी बराबर होता है 1 बटा में रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ऐसे वो होता है। तो ये विद्युत पराबहुतांक है और ये चुंबकीय पराबहुतांक है ना। ये क्या होता है विद्युत, ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता, ये निर्वात की चुंबकीयशीलता, तब तो निर्भर करता है। तो ये सब सही है, निर्भर नहीं करता है। तीव्रता पर कह सकते हैं, तीव्रता पर ये निर्भर नहीं करता है, तो इसमें यही बात सही है। देखिए थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हम स्पष्ट तरीके से आपको बता रहे हैं और हर ऑप्शन पे डिस्कस भी कर रहे हैं, ताकि मेरा विद्यार्थी जहां भी जाए बिल्कुल अपना चमक छोड़ करके आए। देखिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर तीव्रता को बढ़ा दिया गया, तो प्रकाश विद्युत धारा होती है। हाँ देखिए अगर आपतित प्रकाश की ना तीव्रता बढ़ा देंगे ना तो प्रकाश धारा के बारे में पूछा हुआ है। तो आपको स्पष्ट हम कर दें कि देखिए जैसे इसे होता था ना इस तरह से, अपना यहाँ पे खिड़की होता था, इससे इसमें से
आते थे फोटोन सब, यहाँ प्लेट होता था। तो गौर करिए ऐसे होता था इसमें सर्किट, है ना। देखिए अगर फोटोन कम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे। और कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे, प्रकाश का चमक बढ़ा रहे। तीव्रता माने समझिए कि चमक, प्रकाश का ना ब्राइटनेस बढ़ा रहे। जब प्रकाश का चमक बढ़ा देंगे तो ढेर सारे फोटोन आएंगे, जिसके चलते अब इलेक्ट्रॉन को ढेर सारा निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा चलेंगे अब इसमें। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो धारा भी ज्यादा होगा ना, तो इसलिए कह सकते हैं कि प्रकाश धारा जो है वो बढ़ती है। तो इस तरह से 5 का ए नंबर यहाँ पे सही हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग का है, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। तो निर्भर नहीं करती है, ये तो आवेश पर होता है, क्योंकि देखिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है h/p, है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि h/mv। अब आप इसी से समझ लीजिए, h है प्लैंक नियतांक होता है, p जो होता है वो संवेग होता है। तो ये लैम्डा संवेग पर डिपेंड तो करता ही है। यहाँ पे क्या लिख दिया है, आवेश, नहीं इसमें आवेश तो नहीं है, वेग लिखा है। हाँ देखिए लैम्डा वेग पर भी डिपेंड करता है, द्रव्यमान भी इसमें है, देख लीजिए। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आवेश पर। इस तरह से ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही इसमें भी है ना, देख सकते हैं आप लोग। फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। फोटोन के कैसे द्रव्यमान, गतिज द्रव्यमान, है ना। काइनेटिक मास ऑफ फोटोन इज, तो क्या होता है, फोटोन का गतिज द्रव्यमान का सूत्र 4 गो दिया है। देखिए ये भी आप लोग को बताए थे। देखिए एक सूत्र बताया था आप लोग को, E बराबर mc²। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण के नाम से इसको जानते हैं। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E/c²। तो अब देख लीजिए इसमें कहीं है E/में नहीं दिया है, c² तो है, h न्यू ऊपर में है। रुके, E को हम h न्यू कर सकते हैं क्या, m बराबर कर सकते हैं h न्यू/में c²। ये आपका ऑप्शन सही हो रहा है, h न्यू/में c²। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। देखिए नेक्स्ट, सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है। हाँ सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन वो 14 होता है ना, 14। तो ये 2 8 10 और 4 14 हो जाएगा, 2 8 4। तो इसमें बोरॉन को मिलाया गया, बोरॉन को, है ना। तो बोरॉन का कितना होता है, बोरॉन का आपका होता है 5 ना, है ना। तो ये 2 कॉमा कितना होगा, 3 होगा। तो सोचिए 3 यानी कि 4 संयोजकता वाला है, इसमें 3 संयोजकता वाला मिला रहा है। तो इसमें एक संयोजकता नहीं ना मिल पाता है आपस में, तो नहीं मिल पा रहा तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो पॉजिटिव बनता है, याद रखिएगा। जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे वहां पर पॉजिटिव बनेगा, इसलिए पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक, ये सही है। ठीक है, या फिर इसको लोग बोलते हैं कि 14वें वर्ग के तत्वों में 13वें वर्ग के तत्वों को मिलाते हैं, है ना, तो पी टाइप मटेरियल बनता है। डोपिंग जो होता है ना, डोपिंग भी नाम है, या मादन भी बोलते हैं, मादक, है ना। आइए देखते हैं, इन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। इन प्रकार के अर्धचालक में, इन प्रकार के कह रहा है, तो इन प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है ना कि एन यानी कि निगेटिव टाइप, इसमें ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा होते हैं या बहुसंख्य होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश होते हैं, पूछा है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन तो उसमें बहुसंख्यक में होंगे, बहुसंख्यक। पूछा क्या है, अल्पसंख्यक, और एन टाइप दिया है। एन टाइप में ना होल्स जो होते हैं ना, होल्स वही कम होंगे, जो होल्स होते हैं वही क्या होंगे, अल्पसंख्यक में होंगे, वही अल्पसंख्यक में होंगे। तो मेरा विद्यार्थी लोग बताइए कौन सा सही होगा, अल्पसंख्यक में क्या होगा, होल्स होंगे। ये बी नंबर आपका सही ऑप्शन हो रहा है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लॉजिक गेट तब सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो। देखिए तब सही निर्गम देता है, क्या बोल दिया भाई,
लॉजिक गेट है, और तब सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो। निवेश भिन्न हो तो सही, सही मतलब इसमें सही निर्गम देता है, मतलब सही गलत हो सकता है ना। हाँ, तक ये सही मतलब यहाँ पर एक मान के चलना होगा, मतलब एक देता है रिजल्ट जब निवेश भिन्न हो, और गलत माने जीरो होना चाहिए ना। देखिए आपको बताते हैं कि कौन सा और गेट नॉट गेट सबका आप लोग मिला के देख लीजिए, सबका मिला के देखिए लिस्ट, कौन सा ऐसा लिस्ट है, कौन सा ऐसा लिस्ट है जिसमें क्या हो, जिसमें क्या हो जब निवेश भिन्न हो, मतलब 0 1 हो तो एक दे, या फिर 1 0 हो तो एक दे, ऐसा सोचिए कौन सा है। और जब सेम हो, मतलब जब ना ये सेम हो, मतलब 0 0 हो तो सही नहीं, गलत माने कि क्या कर दें, इसको एक कर देते हैं। रुक जाइए थोड़ा सा, ये ऐसे हो गया तो गलत दे, मतलब 0 दे, या एक एक हो तो 0 दे। जब भिन्न, देखिए जब समान हो तो 0, और जब ये असमान हो, है ना, निवेश भिन्न हो तो एक दे। ऐसा कौन सा गेट का लिस्ट मिलता है, आप लोग मिला के देखिए। हमको बता दें कि ये गेट होता है ना, एक्सॉर गेट करके होता है। क्यों होता है इसके लिए आपको हम एक बता देते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक्सॉर गेट का ये सिंबल होता है ना। और आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है ना, कि ऐसे होता है, 2 गो एंड गेट होता है, और दोनों एंड गेट के ना, एक एंड गेट के सही तार है, दूसरे एंड गेट के इनपुट में एक नॉट गेट लग गया है। तो ए तो गया लेकिन बी उल्टा गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये एंड गेट गुणा करता है तो ए ठीक है लेकिन बी उल्टा होकर गया। और फिर ए का कनेक्शन इसमें ए उल्टा हुआ, अब बी सही गया, तो ए उल्टा हुआ बी सही गया। अब ये और गेट है, दोनों को जोड़ लेता है ऐसे, और इसका आप निकालिएगा ना तो ठीक यही आएगा, ठीक यही आएगा। देखिए सेम है तो 0, सेम है तो 0, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1। देखिए ये एक जोर गेट की आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए और इस बारे में सोचिए, है ना। तो यही गेट ये होगा। तो देखिए ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट पे चलते हैं, आप एक जोर गेट होगा। देखिए नेक्स्ट है पश्च अभिनत डायोड होता है। पश्च अभिनत डायोड, हाँ मतलब रिवर्स बायस डायोड कौन सा होता है, रिवर्स बायस कौन सा होता है। देखिए एलईडी जो होता है ना वो सीधा काम करता है, ये फॉरवर्ड बायस है, अग्र अभिनत है ना। और ये दोनों जो होता है ना, ये यही होता है। जनरल डायोड ना उल्टे के लिए बना है, उत्क्रम के लिए बना होता है ये। और ये भी इसमें फोटो डायोड भी होता है। फोटो डायोड जिससे प्रकाश पड़ता है तो उसमें से विद्युत उत्पन्न होने लगता है, तो ये फोटो डायोड का काम है ना। कुल मिला के नाम बताएंगे आपको कि आप इसको सही मारिए। यहाँ पे तो हम चारों कर दिए, यानी फाइनल आपसे हम कहें ना तो आप यहाँ पे क्या कीजिए ना कि इसको सही करिए, ए और सी दोनों यहाँ पर होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। देखिए नैंड गेट का बुलियन व्यंजक है। नैंड गेट यानी कि एंड प्लस नॉट, तो एंड में गुणा होता है, नॉट में उल्टा, यानी गुणा उल्टा ये वाला होगा, है ना, नहीं ये वाला होगा नैंड गेट, है ना, गुणा और उल्टा करना होता है। इस तरह से हो गया। देखिए नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर संचार में जो तरंगों का उपयोग होता है तो प्रकाशिक तंतु कह रहा है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु, जिसमें हम लोग, है ना, प्रकाशिक तंतु जब पढ़े ना, पुरांतरिक परावर्तन द्वारा जाता है, बीच में सघन होता है, तो उसमें जानते हैं आप लोग विद्युत चुंबकीय तरंग जा सकता है, ध्वनि नहीं जाएगा, भूकंप नहीं, सब नहीं जाएगा, ये जाता है उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग जाएगा, उसमें से प्रकाश जाएगा, ये सब जाएगा उसमें से, है ना, ये सबको नहीं कह सकते, ये नहीं जाएगा सब। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ध्वनि उसमें से कैसे जाता है, भला सोच के देखिए।
ध्वनि जो होता है ना वो कंपन वाली चीज है, नहीं जाएगा। चाहे इसमें कोई भी चीजें हैं उसमें कोई ठोस चीज जाएगा ही नहीं, है ना। वो एक खुद वो खोखला नहीं होता है ना, भीतर में सघन होता है, बाहर में बिल्कुल उसमें से लाइट जैसी चीजें है ना, जो कि ठोस चीज नहीं है, ये सब उसमें से जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चाहे इंटरनेट हम लोग का जो चलता है वो सब उसी से चलता है। देखिए, टीवी प्रसारण के लिए निम्न में कौन आवृत्ति प्रकाश का उपयोग होता है, तो भाई यही होता है। और ये क्वेश्चन तो खूब पूछा है, दबा के पूछा है ये क्वेश्चन, एकदम याद रखिए इसको, है ना। देखिए, एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है। एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर पूछ दिया। एक ही तत्व के हाँ, न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर होता है उसमें। जब एक ही तत्व है असमस्थानिक है तो उसमें प्रोटॉन तो सेम होगा, प्रोटॉन सेम होता है ना, परमाणु संख्या सेम होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होता है, आयन बनने भले रहा होता है, लेकिन अधिकांशतः ये लोग सेम होता है। इसी के अंतर के चलते वो समस्थानिक बना है, न्यूट्रॉन के चलते। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में कौन सा रेडियोधर्मी प्रकार का नहीं है ना। तो रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है, कौन सा इसमें नहीं है भाई, बताइए। अल्फा डीके, बीटा डीके, म्यून डीके और गामा डीके। तो आपको बता दें कि अल्फा बीटा गामा ये तो सही है, ये रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, लेकिन नहीं कहा है ना, तो म्यून 6 लिख दीजिए। म्यून 6 क्या होता है इसमें ना कि परमाणु के नाभिक से जो बाहर रेडियो एक्टिव तत्व निकलते हैं उसमें से रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा बीटा गामा होते हैं। लेकिन जो म्यून क्षय होता है वो परमाणु के नाभिक के अंदर होने वाला एक मूल रूप का क्षय है, जिससे रेडियो एक्टिव क्षय में नहीं रखते हम लोग उसको, ठीक ना। वो परमाणु के अंदर में जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना वो बढ़ाने का काम करता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। देखिए क्वेश्चन कैसा दिया है, 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। कैसे निकालें इसको हम लोग, देखिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए, तो 500 नैनोमीटर दिया है ना, लेमडा का मान दिया है 500 नैनोमीटर, गौर कीजिएगा, ये दिया है 500 नैनोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 500 गुणे 10 के पावर -9 मीटर। और 2 जीरो का इसमें हिसाब कर लेंगे अगर, है तो ये कितना। अच्छा देखते हैं आगे क्या होता है। अभी लेमडा सी का मान दिया था, वहां पे सी का मान दिया था, शायद सी का मान दिया था। अच्छा ठीक है, ये क्या पूछा था इसमें, क्या पूछा था हम लोगों से, ऊर्जा क्या होगी ना। सी दिया था 6.626 दिया है, -34। अच्छा तो लीजिए, देखिए ऐसे हो गए। देखिए E बराबर होता है ना, E बराबर हम लोग का होता है सूत्र E = hc/λ होता है। E बराबर होता है hc/λ होता है। तो देखिए 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और इंटू कर देते हैं, C का बनता है 3 इंटू 10⁸। अब बटे में हो जाता है लेमडा का मान कितना, 500 कर दे क्या, क्योंकि इसको ना हम जीरो इसी में शामिल कर देते थे। ये हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर -9 और +2 कर देते हैं, -9 +2, तो 9 -9 +2 कर देते कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 के पावर -7 हो जाएगा। और ये गुना कर देते हैं, ये है ना, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 36 18 8 हासिल वो 1 और 3 7, फिर 36 18 8 हासिल 1 और ये 6 3 18 19 हो जाता है। इतना 3 डिजिट के बाद डेसिमल और यहाँ पर 5, तो ये हो गया 10⁻⁴ कितना, अब -34 अब +8, -34 अब प्लस कितना 8 और ये +7, तो बस यही होगा। ये क्या होगा, 5 3 जा 15, तो इसमें 4 बच गया, 4 0 4 8 हो गया ना, तो 5 9 जा
इंटू 10 टू दी पावर आपका कितना भी तो करना पड़ेगा। ये कितना होगा 34, ये 8 7 15 15 और 34 कितना हो जाएगा देख लीजिए। ये 34 है ना, ये 8 7 15 हो गया, तो 34 में से 15 हटेगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा -19। 3.9 गुणे 10 टू दी पावर -19, 3.9 नहीं दिया है, -19 तो दिया है, -9 3.9 नहीं दिया। ये 3.9 के देखिए, ये 3.9 के नजदीक है, हम लोग एक को लेके चलेंगे। 3.9 माने 4 हो जाएगा ना, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हाँ भाई, दृश्य भाग में पड़ता है वामर श्रेणी, क्योंकि लाइमन श्रेणी पड़ जाता है पराबैंगनी में। लाइमन पड़ जाता है किसमें? पराबैंगनी में, है ना। और पाश्चन ब्रैकेट ये सब पड़ जाते हैं लोग अवरक्त में, है ना। ये अवरक्त बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, ये भी पड़ जाता है आपका अवरक्त में, और यही पड़ता है वामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है। चलिए हम विस्तार से आप लोग को पढ़ा चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन आवेश रहित कण है? मैंने आवेश नहीं होता उस पर। अल्फा कण पर होता है आवेश, प्लस में 2 होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है आवेश, है ना। प्रोटॉन, हाँ, बीटा कण पर प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, 2 तरह का बीटा होता है। हाँ, फोटोन पर ना कोई आवेश नहीं है, फोटोन पर आवेश नहीं है, इसी पर नहीं है, इसी पर आवेश जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स किरणें, गौर करिए, एक्स किरणें यानी कि जो एक्स रे होती हैं वो क्या है भाई? गतिमान इलेक्ट्रॉन है? तो बिल्कुल नहीं, हो तो एक प्रकाश की तरह। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंग दिया ना, तो बस ये हम लोग ठीक करेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। इलेक्ट्रॉन ये सब तो कैथोड किरणों में होता है, सब गतिमान ऋणात्मक ना, ऐसा बात नहीं कुछ भी है। एक्स किरण क्या? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तभी तो उसे विद्युत चुंबकीय जो तरंगों का जो स्पेक्ट्रम होता है उस लाइन पर आता है, एक्स रे, गामा रे, ये सब आता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है तभी तो ना। तो इस तरह से ये हो गया, 20 हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं, 1 AMU के तुल्य ऊर्जा कितना है? तो 1 AMU के तुल्य ऊर्जा जो होता है वो 933 या 31 करके होता है, ये अप्रॉक्स में है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग को नोट्स पर निकलवाए होंगे हम, ऐसे होता है E बराबर mc² से निकलता है ना। इसे डेल्टा E बराबर डेल्टा m इंटू c²। यहाँ पर 1 AMU का मान रखते हैं, c का रखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं, है ना। इसे आप लोग को बनवा चुके हैं विस्तार पूर्वक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान फोकस दूरी f के 2 विषय लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हो तब संयोग की फोकस दूरी होती है। अच्छा देखिए, समान फोकस दूरी f के 2 विषय लेंस है, संपर्क में है। संपर्क में लेंस होना तो उसका फोकस निकालने का समतुल्य फोकस ऐसा सूत्र होता है 1/f1 + 1/f2 होता है, F इक्विवेलेंट बराबर। तो इसमें कितना आएगा? F इक्विवेलेंट बराबर करेंगे अगर हम लोग F इक्विवेलेंट करेंगे, है ना, तो कितना आ जाता है 1/f + 1/f। तो ये हो जाएगा f1 + 1 यानी 2/f। तो फिर इसको उल्टा तो भी उल्टा होगा, तो F इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा ना, ये f/2 हो जाता है ना। f/2 कहीं दिया है? f/2 दिया है, यहाँ पर दिया है, ये आपका सही ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, 22 हो गया। 23 देखिए, तो एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। बहुत आसान सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता दिया है और 2 डायप्टर दिया है, तो समझिए कि P बराबर दिया है +2 डायप्टर, तो इसकी फोकस दूरी होगी, सेंटीमीटर में दिया है। देखिए P बराबर एक सूत्र होता है 100/f वाला, इसी में बनेगा क्योंकि फोकस सेंटीमीटर में दिया है, तो 2 बराबर हो जाता है 100/f। तो 2f बराबर ऐसे कर लेंगे, 2f बराबर 100 बन जा 100, यानी कि 2f बराबर 100 आपका हो जा रहा है, तो f बराबर 100/2
और ये हो जाता है 50 सेंटीमीटर में, है ना। तो यहाँ पे आपका 50 सेंटीमीटर, ये आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए स्पष्ट एकदम बताते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत ना रहे आप लोग को। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रंगीय विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है। हाँ, जब हम लोग दूरदर्शी पढ़ाते हैं तो उस सब में क्या होता है कि और केवल लेंस से है ना, तो उसमें कुछ चीजें रंगीन दिखने लगती हैं, क्योंकि जो अपवर्तन का प्रक्रिया न उसमें बड़ विक्षेपण कुछ आ जाता है। उसे काटने के लिए क्या उपाय है, क्या और उत्तल लेंस लगा दे भाई और रंगीन बना देगा। और उत्तल लेंस भी कम नहीं है, क्या करें, लेंस तो भाई कोई होगा नहीं। यहाँ पर अवर्णक संयोग प्रिज्मों का करना पड़ता है। ये अवर्णक संयोग किस में करना पड़ता है, प्रिज्मों का। आपको पता होना चाहिए प्रिज्म रंग बनाते भी हैं, अगर सीधा प्रिज्म हो तो रंग को बनाता भी है, लेकिन अगर उल्टा प्रिज्म लगा दे इसके जस्ट सामने तो सभी रंगों को इकट्ठा कर देता है। तो रंगों को बना भी सकता है प्रिज्म, और बड़ विक्षेपण को अगर उल्टा प्रिज्म हो तो उससे सही फिर से श्वेत प्रकाश दे देता है। तो यही प्रोसेस है, प्रिज्म लगाना पड़ता है। प्रिज्म नारंगी विपथन को क्या करता है, दूर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक जो है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तो इसकी फोकस दूरी पूछा है। वो स्पष्ट है, वो तो पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन को। जब भी किसी द्रव में ऐसे लेंस को डुबा देते हैं, है ना, जिसका अपवर्तनांक लेंस का पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, इसका जो अपवर्तनांक है, इसका जो अपवर्तनांक है n, है ना, n लेंस, अब बाहर का जो अपवर्तनांक है ना, क्या कहते हैं इसको, भागा अपवर्तनांक n मीडियम, और दोनों सेम हो तो इसका फोकस जो होता है ना अनंत हो जाता है। फोकस कितना हो जाता है इसका, अनंत, है ना। आप लोगों को तो स्पष्ट तरीके से हमें बताया है अनंत होगा। जो आप लोगों को प्रकाश की सेक्शन में ऑब्जेक्टिव बनवाए थे उसमें ऐसा कई क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी क्वेश्चन कई बार दे चुका है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे लेंस मेकर सूत्र पर बनाया जा सकता है, एन एम बटे में एन, है ना, एन लेंस बटे में एन मीडियम से होता है, एन लेंस बटा में एन मीडियम -1 1 बटे में R1 -1 बटे में R2। यहाँ पे जैसे ही बराबर मान रखिएगा, ये दोनों बराबर है तो कट जाता है, तो 1 तो 1 -1 0, तो सबको 0 कर देगा। तो इधर 0 बटा में 1, इधर 1 बटा में f उल्टा करेंगे तो वही अनंत बन जाता है। करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 के बाद, साबुन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखते हैं भाई, तो साबुन के बुलबुले रंगीन दिखते हैं व्यतिकरण के कारण। हाँ, ये आपका सही ऑप्शन है, और विवर्तन ये सब तो भाई गलत है, ये बिल्कुल नहीं ऐसा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। हाँ, किसे हम लोग ध्रुवित नहीं कर सकते, यानी किसे हम लोग जो पोलराइड होता है उसमें से पार करा करके किसी घटक को काट नहीं सकते ना। तो ऐसा प्रकाश में होता है, केवल प्रकाश तरंगों में ध्रुवण होता है, एक्सरे में हो सकता है, रेडियो तरंग में। ये ध्वनि में नहीं हो सकता, क्योंकि ध्वनि तो भाई एक अलग टाइप का तरंग है ना। ये लोग है ऊपर नीचे चलता है ना, बाकी ध्वनि जो होता है, ध्वनि थोड़ा अलग टाइप का है, ऐसे ऐसे चलता है, फिर गैप, फिर ऐसे ऐसे चलता है, एक कंप्रेस डिकम्प्रेस में चलता है ऐसे ऐसे, है ना। जबकि ये लोग जो होता है, ये सब लोग ऐसे चलता है, ये इस तरह का वेव बनाता है, और इसमें एक ऐसा वेव होता है। ये सब आपस में कटेगा ना। ध्वनि तरंग इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ध्वनि तरंग जो है वो अलग टाइप का तरंग है, प्रकाश से एक अनुप्रस्थ तरंग है, वो एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति +2D क्षमता का लेंस का प्रयोग करता है, उसकी दृष्टि दोष है। हाँ, प्लस मतलब समझ लीजिए, यहाँ प्लस का मतलब होता है ना कि उत्तल लेंस। प्लस मतलब कौन सा, उत्तल लेंस। तो बताइए किस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस लगा देते हैं, तो उत्तल लेंस लगता है दूरदृष्टि दोष के लिए, ठीक ना। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस होता है। देखिए जरा दृष्टि दोष को
जानते हैं ना, द्विफोकसी लेंस, निकट दृष्टि तो उसको अवतल लेंस होता है। और अबिंदुकता के बारे में भी आप जानते हैं। अबिंदुकता में क्या होता है, इसमें एक ये अलग लेंस होता है, सिलेंड्रिकल टाइप का लेंस लगाते हैं ना, तो ये होता है इसमें। बिल्कुल कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे विद्यार्थियों को, जो देख लेगा हम कंफर्म रहेगा, कहीं से भी दिक्कत नहीं। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो होता है ना, वो शक्ति का, बल का, ऊर्जा का। अच्छा, किलोवाट घंटा KWH, ये तो ऊर्जा का है भाई, KWH पढ़े ना। एक KWH जो होता है उसे एक यूनिट भी कहते हैं, विद्युत धारा पाठ में इसका जिक्र किया गया है। तो इस तरह से ये होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो भाई लेंज का नियम होता है। एम्पियर का नियम तो ये सब नहीं, आवेश संरक्षण मान सकते हैं, ये सब भी केमिस्ट्री में है, तो अब अलग बात है, ये भी अलग है, आवेश संरक्षण पर आधारित है, ये सब तो इसमें है नहीं। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा का क्या होगा? एमीटर में जब शंट लगाए थे बाबू, तो उसका जो मापने की जो सीमा होता है वो बढ़ जाता है, अब कुछ ज्यादा करंट को माप सकता है, यानी कि माप सीमा जो है उसकी बढ़ जाती है शंट लगाने से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकशीलता का विमीय सूत्र है। चुंबकशीलता का विमीय सूत्र, चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट का, तो क्या इसका विमीय सूत्र होगा भाई? म्यू नॉट का पूछा है विमीय सूत्र ना, तो देखिए ऐसे होता है ना, dv बराबर होता है म्यू नॉट बटे में क्या होता है 4 पाई, और आइडियल साइन थीटा अब बटे में r स्क्वायर। तो यहाँ पर म्यू नॉट का ऐसा ही मात्रा आप लोग जानते होंगे, होता है टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो इसमें बना सकते हैं, रुके तो बनाते हैं टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, रुके तो टेस्ला मीटर बटे एम्पियर, टेस्ला का बोले तो इसका होता है m t के पावर -2 a के पावर -1। हाँ, ये मीटर का l कर देते हैं, इसका तो a ही होता है। विमीय सूत्र आप लोग चुंबकीय क्षेत्र का याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला वाला का, तो ये कितना होता है फाइनल बाबू? m और ये l, t के पावर -2 और a का पावर 1, हम ऊपर भी जाए तो भी -1, तो a का पावर ना -2 बना लेगा। ml ये होगा क्या लग रहा है कि फर्स्ट इन ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो रहा है इसमें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक है, मतलब इसका मात्रक दिया है, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम लोग? देखिए रूट में है म्यू नॉट अब बटे एप्सिलॉन नॉट, तो हम इसको क्या कर देते हैं ना, रुकिए, इसका ही बताए थे ना, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, और इसका क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का, इसका आपका क्या होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ये कूलम्ब वाला पार्ट में है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टेस्ला मीटर अब बटे एम्पियर, ये जो है ना कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये उल्टा होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बटा में कूलम्ब स्क्वायर, कुछ नहीं कट रहा है, हाँ कुछ नहीं कट रहा है, इतने सारे ऑप्शन भी है। रुकिए क्या हम करते हैं, टेस्ला इसमें कहीं नहीं दिया है, टेस्ला को चेंज करते हैं। एक सूत्र आप सुने होंगे, B बराबर ILV, B नहीं होता है, क्या होता है, ये आपका ये तारों के बीच बल में भी लगता है सूत्र, ये बल होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का सूत्र है, इसमें से B बराबर बोलिए कितना होगा, F बटा में IL, तो F मतलब होता है न्यूटन, न्यूटन बटे में एम्पियर मीटर, कितना B का हो जाता है टेस्ला, टेस्ला बराबर होता है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर की,
देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है तो आप लोग बल्कि इसे छोड़ ही दीजिएगा, इससे आसान आसान क्वेश्चन हो तो ही कीजिएगा, अगर बहुत अधिक है तो तभी सो करना है। खैर आप समझ लीजिए, न्यूटन बटा में एम्पियर मीटर, अब गुने मीटर बटा एम्पियर, टी की जगह पे ये हो गया, अब मीटर बटा एम्पियर लिखा गया, अब गुने में क्या दिया है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। क्या हम कर दिए भाई, कुछ फायदा होगा। अच्छा देखते हैं क्या हाल होता है। देखिए पहले तो न्यूटन से ना, नहीं गलत हो जाएगा इसे। देखिए क्या करें, बोलिए क्या करें, हमको थोड़ा गौर करिए आप भी, कुछ होगा। 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा और कोई फायदा नहीं है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, नहीं कटेगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको। क्या आएगा, न्यूटन 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 स्क्वायर हो जाता है, हाँ? मीटर स्क्वायर, अब बटा में, अच्छा हाँ एम्पियर स्क्वायर, रुके रुके कुछ तो लग रहा है कि होगा, अब कुछ तो ठीक लग रहा है। देखिए ये क्या कर रहा है, भागो न्यूटन, ओहो क्या कर दिया हम भाई, वर्गमूल में से निकालने का मौका है, निकाला जाए फटाक से, जो होगा देखा जाएगा। एम्पियर कूलम्ब आया, देखिए नहीं आया। आप लोग को बोल रहे कि ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कह सकते हैं, जूल, जूल एम्पियर कूलम्ब बच गया। और क्या करना कि एम्पियर कूलम्ब जो बच गया, अच्छा रुकिए, जूल प्रति कूलम्ब को लिख देगा, जूल प्रति कूलम्ब को क्या बोलते हैं बताइए, कार्य बटा इसको वोल्ट बोलते हैं क्या। अच्छा हाँ रुकिए, ये बोलते हैं जूल प्रति कूलम्ब अब बटा एम्पियर, जूल प्रति कूलम्ब को ना, जूल प्रति कूलम्ब को, रुकिए हम यहाँ पर लिखते हैं, अब कहा लिखे भाई, जूल प्रति कूलम्ब को ना वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट बटा एम्पियर। अच्छा चलिए ओम तो आया, ओम, हाँ बिल्कुल ये ओम होगा इसमें। देखिए आपका, देखिए बहुत मशक्कत करना पड़ा है इस क्वेश्चन पे, नहीं आप लोग इसलिए बोल रहे हैं आसान आसान क्वेश्चन कीजिएगा, पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल आप स्किप करिएगा। देखिए यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता, तो इसकी क्या पूछ दिया है, सुग्राहिता, हाँ सुग्राहिता का सूत्र होता है, सुग्राहिता का कैसे होता है, बना, याद है ना आप लोगों को, बना साइन थीटा बटे में के करके होता था। तो कह रहे कि किसी गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता, फेरों की संख्या बढ़ा दी तो इसकी सुग्राहिता क्या होगा ना। देखिए जो सेंसिटिविटी होता है ना वो एन के समानुपाती होता है, देख लीजिए आप यहाँ पर, सेंसिटिविटी किसके समानुपाती है, फेरों की संख्या के, तो फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। ये नंबर यहां पर आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाँ ये था, उदासीन बिंदुओं पर ये सब दे दिया। देखो उदासीन बिंदु का कंसेप्ट होता है, ये आपका होता है ना, जो भी देखिए आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, देखिए इसको देखने से आपको फील हो रहा होगा कि ये सब जो है आपको ये किस पार्ट का है बताइए, चुंबक लेसन से संबंधित है। तो गौर करिए कैसे होता है, आपको इसका कंसेप्ट आपको ऐसे सोचना है, एक चुंबक है, तो चुंबक में आप लोग का इस तरह से अपना दिया है, पृथ्वी मान लीजिए यहां पर है, पृथ्वी का इधर मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है ना। तो गौर करिए ये पृथ्वी का नॉर्थ साउथ है, लेकिन चुंबक का इधर साउथ होता है, इधर क्या होता है नॉर्थ, तो ना चुंबक ऐसे रुकता है,
ये साउथ नॉर्थ को खींचता है, ये नॉर्थ साउथ को खींचता है और साउथ नॉर्थ को खींचता है ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलती है? एन से निकल करके एस में जाती हैं, एन से निकल करके एस में जाती हैं, एन से निकल करके और एस में जाती हैं, ऐसे होता है ना। और देखिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दिया, देखिए पृथ्वी का ये एन है और ये एस है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाता है ऐसे। तो क्या है कि यहाँ पर दो चुंबकीय क्षेत्र लगता है कॉटन है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र ऊपर जा रहा है और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है। ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देता है, कट कर देता है, और इसी जगह पर बनता है उदासीन बिंदु। क्या बनता है? उदासीन बिंदु। और उदासीन बिंदु उधर ही बनता है, एक उदासीन बिंदु इधर ही बनता है ना। दो उदासीन बिंदु चुंबक के दोनों साइड में बनते हैं। और इन उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है ना कि आपस में काटाकुटी करके जीरो तभी होंगे जब दोनों का मान बराबर होगा। यानी कि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र जो कहा है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी कहा है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी एच कहा है। ये वाला बी एच है ना, ये कौन सा है? बी एच। ऐसे सोचिए, देखिए पूरा कट गया ना, इसको ना आप बी एच मानिए, इसको क्या मानिए आप लोग? बी एच, और इसको मानिए बी भी। तो बी एच और बी भी सेम होता है तभी कटता है आपस में। तो कह रहा है कि उदासीन बिंदुओं पर, उदासीन बिंदुओं पर क्या होगा? क्या कहा था देखिए तो, हाँ उदासीन बिंदुओं पर, उदासीन बिंदु पर ना बी एच बी भी सेम होता है भाई, ये होता है। जब सेम होगा तभी ना आपस में दूसरे को कट करेगा। तो ये स्थितियां इसमें रहती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान होगा। देखिए तो आसान है, IRMS बराबर आप लोग को पहले ही पढ़ा है, आई नॉट बटा में √2 होता है। या इसको शॉर्टकट में ना ऐसे लिखते हैं लोग इसको हल करके 0.707 आई नॉट। तो ये 0.707 आई नॉट का मान कितना दिया है? शिखर मान 10 दिया है, 10 से गुना करिएगा तो 7.07 होगा, 7.07 होगा। ये बी नंबर आपका सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। हाँ, शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक है ना। केवल प्रेरकीय परिपथ मतलब केवल एल परिपथ है, शुद्ध मतलब केवल एल है, उसमें अब दूसरा नहीं है। तो उसमें शक्ति गुणांक कितना होगा? देखिए आप लोग बता दें, एल परिपथ कह रहा है ना, तो एल परिपथ ऐसे होता है ना, इसमें ये एल मान लीजिए, तो ये वोल्टेज से ना इसका करंट ना 90 डिग्री पीछे चलता है, पश्चिमगामी है ना। तो शक्ति गुणांक बोलते हैं cos फाई को। तो cos फाई बराबर कितना पूछा है? cos फाई जो होता है, तो cos फाई का मान कितना बोला है? 90 डिग्री। कौन 90 डिग्री है कालांतर? cos 90 का मान कितना होगा? 0 होता है। ये ए नंबर होगा, शक्ति गुणांक का मान 0 होना चाहिए, है ना। ये आप लोग को विस्तार से पढ़ा है। केवल धारिता युक्त, देखिए एकदम ध्यान दें, और कहीं से भी आप पढ़े हैं है ना, या आप हमारे यहाँ से पढ़े हैं तो ये एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आप लोग सिलेबस एकदम बढ़िया से कंप्लीट करा करिए और रिवाइजिंग भी कीजिए। सिर्फ पढ़ लेने से क्या नहीं होगा, रिवाइजिंग करना होगा आप लोग को। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्त, केवल धारिता है, धारा और वोल्टेज के बीच का अंतर पूछ रहा है। केवल धारिता केवल सी है, तो सी वाला का लगभग ऐसे आता है सी सर्किट में, जो एक सी होता है इसका, और ये इसके वोल्टेज से की अपेक्षा 90 डिग्री आगे होता है, 90 डिग्री आगे होता है। एक्स सी एक्सएल 90 डिग्री पीछे होता है, 90 डिग्री आगे है। ये ठीक करेंगे कलांतर, है ना, जिस तरह से ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति होता है। देखिए उन्नद कब होता है? उन्नद में ना एक्स सी बराबर एक्स एल होना चाहिए, तो ये उन्नद है। तो एक्स सी का होता है 1 बटा में ओमेगा सी,
एक्सएल का होता है ओमेगा एल। तो आवृत्ति पूछा है तो आप लोग हल करके निकाले होंगे नोट्स में, ओमेगा स्क्वायर एल सी। हम तो भाई विस्तार से आप लोग को बनवाया है। देखिए ओमेगा बराबर 1 में एल सी, और ये स्क्वायर हटेगा ना, इधर रूट चढ़ा जाएगा ना, तो फाइनल यही है ओमेगा बराबर 1 में। लेकिन नहीं आ रहा है ना, आवृत्ति पूछा है, रुकिए बताते हैं। आवृत्ति पूछा तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, रुकिए 2 पाई न्यू बराबर 1 में रूट एल सी। तो न्यू बराबर कितना होगा? 1 में, ये गुणा में तो भाग में जाएगा ना, 2 पाई रूट एल सी ऐसा होगा। न्यू बराबर 1 में 2 पाई 1 में एल सी, ये सही लग रहा है। देखिए एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एकदम गौर करिए, एकदम बढ़िया समझ चलिए। एक ट्रांसफार्मर है ऊंचाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऊंचाई में द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। देखिए आप लोगों ने इसको बहुत गौर से देखिए, क्वेश्चन ना ऐसा दिया है कि कोई कंफ्यूजन में भी गलत टिक कर देगा। देखिए कैसे, देखिए एक ट्रांसफार्मर यहां पर दे दिया है और कह रहा है कि ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, तो इसमें 2 कुंडली होगा, ये प्राथमिक कुंडली हो गया और ये द्वितीय कुंडली है। तो इसमें बहुत ज्यादा तार रहता है द्वितीयक में, क्योंकि ये ऊंचाई ना वोल्टेज को बढ़ाता है। याद रखिए वोल्टेज को भले बढ़ा देगा, वोल्टेज तो बढ़ जाता है बाकी करंट कम हो जाता है। एसी धारा में ना वोल्टेज बढ़ता है बाकी करंट क्या होता है? कम, है ना। कह रहा है कि द्वितीय कुंडली में, सेकेंडरी कुंडली में धारा तो भाई कम हो जाता है सेकेंडरी में, प्राइमरी से ना, प्राइमरी से सेकेंडरी में धारा कम होता है, क्योंकि वोल्टेज जहां ज्यादा होता है वहां धारा कम होता है। आप पढ़े होंगे एसी परिपथ में वोल्टेज और करंट आपस में व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं किसमें? इन एसी सर्किट में, प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जितना शक्ति को इन करते हैं उतना शक्ति को आउट करते हैं। तो इनपुट में लिखेंगे तो आईपी वीपी ऐसे, और निर्गत में होता है आई, है ना, आई एस वी एस सेम होता है। तो यहाँ पर वीपी का गुणनफल जब अचर है तो इसलिए गुणनफल में ये वीपी बराबर क्या होता है? वीपी बराबर वी आई बराबर अचर, वी आई क्या होता है? अचर। देखिए आप लोगों को विस्तार से पढ़ा है, तो वी बराबर क्या होता है? अचर बटा आई, अचर बटा में आई, वही हो ऐसा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए, विस्तार से आप लोगों को पढ़ाया गया है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से कह दिया है तो क्या करें हम लोग? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है ना, उत्तल दर्पण ये हो गया। इसके सामने कहीं वस्तु रखिए, प्रतिबिंब हमेशा इसका जो बनता है वो कहाँ बनता है? यहां बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। क्या बोलेंगे? ध्रुव और फोकस के बीच। हाँ, ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग है। देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ऐसे मान लीजिए कि माध्यम है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में, ये माध्यम है ना, और ये हो गया क्या चीज? निर्वात, निर्वात है ना। किसी माध्यम से निर्वात में, इस माध्यम से आकर के निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्णांतरिक परावर्तन होने जा रहा है, पूर्णांतरिक परावर्तन होने जा रहा है, ठीक ना, ये ऐसे लौटने जा रहा है। तो ऐसे में ना मतलब हम लोग जो हल करते हैं, क्रांति कोण 30 डिग्री है, यहाँ पे कोण कितना दिया है? 30 डिग्री। ऐसे थीटा नहीं बोलते उसको, सी बोलते हैं। प्रकाश का वेग पूछा है माध्यम में, तो गौर करिए, ऐसे सूत्र होता है साइन सी बराबर, है ना, एन विरल, एन विरल बटा में एन सघन होता है।
अब वेग में देखेंगे तो वेग सघन का, अब बटा में वेग विरल का लेते हैं, विरल का। देखिए तो साइन सी का मान कितना दिया है, सी का मान 30 डिग्री दिया है। और देखिए भी सघन में, तो सघन ही नहीं है, ये तो विरल होता है, तो सघन में भी माध्यम ले सकते हैं, या भी सघन निकालना है। अब वेग विरल में प्रकाश का वेग बताइए, तो विरल माने कि निर्वात है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 गुणे 10 के पावर कितना 8। असाइन 30 का मान आप यहाँ पर ना 1/2 ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मान 1/2 लिख देते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, 2 भी सघन बराबर इतना है ना, तो भी सघन बराबर कितना होगा 3 गुणे 10 के पावर 8। ये 2 होगा तो फिर भागा में जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 1.5 गुणे 10 के पावर 8 आना चाहिए। ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन को जो हम बता दिए, अगर आप लोगों को मतलब कि है ना ऐसा क्वेश्चन और करना है तो इसको प्रैक्टिस करना चाहिए आप लोग को, है ना। अगर एग्जाम के करीब है तो जरूर प्रैक्टिस करिए। देखिए कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। 2 गो आवेश है Q1 और Q2, और उनके बीच की दूरी जो है ना वो आधा कर दिया गया, मतलब कि ये पहले दूरी मान लीजिए R है, तो अभी बल कितना होगा इसके बीच Q1 इंटू Q2 बटा में R²। 2 आवेशों के बीच की दूरी अधिक कर दिया गया। अब नई स्थिति में क्या हुआ ना कि इनके बीच का दूरी ना कम हो गया, R/2 आधा हो गया। एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, अल्लाह Q1 का मान को ना Q1/2 कर दो, एक आवेश को होगा तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा। इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, गौर करिए, इसको एक आवेश को छोड़ दिए वैसे ही, तो नया बल बताइए तो नया बल बराबर क्या होगा K इंटू आवेशों गुणनफल, तो Q1/2 अब तक हो चुका है, अब गुने Q2, अब बट्टे में कितना R बटा में 2। तो अब देखिए तो संकेत है, इसको ध्यान रखिएगा, उसको मत कटा दीजिएगा। इफ डैश बराबर कितना आएगा K इंटू, देखिए तो K इंटू Q1 इंटू Q2/2, ये उल्टा होगा तो 2 बट्टे में R। एक और बात, इसमें स्क्वायर भी ना करना है भाई, तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पर ना, 4 बट्टे में R², ये 2 बार में कट जाता है, तो एफ डैश कितना आ जाएगा 2 गुने Q1 इंटू Q2 बट्टे में R²। तो गौर करिए ये जो इतना वैल्यू है ना, ये तो पहले वाला बल है, F है, तो यहाँ पर आप F लिख सकते हैं। अभी ये F, यहाँ F लिख दीजिए तो कितना होगा, ये आपका कितना हो जाएगा F डैश बराबर हो जाएगा 2F, यानी पहले का दुगना बल हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। गौर करिए एक बार आप लोग फ्रेश ढंग से ना, अगर एग्जाम के करीब है तो जरूर बनाइए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर V के अधीन, है ना, विभवांतर V के अधीन क्या करते हैं, त्वरित करने पर इसकी चाल होगी। देखिए इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर रहा है, मतलब उसको ऊर्जा देके चला दे रहा है ना। देखिए त्वरित करके अगर चला दिया ना तो पूछ रहा है इसके बारे में ना, चाल यानी गति दे दिया गया, तो रुकिए ऊर्जा समय दे रहा, तो एक सूत्र सुने होंगे V बराबर W बटे में Q। तो देखिए ये W बराबर VQ कर सकते हैं ना, या फिर ये कर सकते हैं कि ऊर्जा बराबर यही VQ, विभवांतर है जहां भी, है ना, V विभवांतर है, तो इनकी चाल पूछा है ना। चाल रुकिए, ऊर्जा देने से चलेगा तो गति ऊर्जा मान सकते हैं ना, ऊर्जा मान लो कि गति ऊर्जा mv², चलो mv²
भी क्यू। तो जो वेग होगा ना वो विभवांतर के समानुपाती होगा। देखिए तो वेग स्क्वायर बराबर विभवांतर से होगा, ऐसे समानुपाती होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि वेग बराबर होगा ना विभवांतर का वर्गमूल। वेग समानुपाती होगा विभवांतर के वर्गमूल के। वेग समानुपाती होगा विभवांतर के वर्गमूल के, विभवांतर के वर्गमूल के। यहाँ पर ये आपका ऑप्शन सही हो रहा है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन दिया है। देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, यहाँ पे अदा का होना चाहिए था, विशिष्ट आवेश पूछा है ना। तो देखिए सब चार ऑप्शन दिया है, यहाँ पर कूलम प्रति केजी दिया है, इसी से अनुमान लगा सकते हैं। आवेश और द्रव्यमान का भागा देना है। बताइए तो आवेश और द्रव्यमान का भागा, इलेक्ट्रॉन का आवेश बताइए। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 के पावर -19 होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई 9.1 गुणा 10 के पावर -31। ये कूलम और ये केजी, तो यही कूलम प्रति केजी हो जाता है। तो ये कितना आएगा 10 के पावर इधर देखें ना तो -19 और +31 हो जाता है। तो ये कितना आएगा ये तो भागा देना पड़ेगा 1.6 में और 9.1 में। तो भागा कितना आएगा देखिए। अच्छा ये कितना आएगा 31 में से 19 तो 11 में से 9 हो गया 2 कर देते हैं। हाँ 11 में से 9 हो गया 2 और ये हो गया 2 में से 1 गया 1 और प्लस में 10 के पावर +12 किस में है 10 के पावर +12 किस में ना 11 है तो इसमें भी है और इसमें भी है। ये डिजिट दिया है, इसका भागा करना पड़ेगा। इसका भागा हमें लगता है कि 1 पॉइंट कुछ आना चाहिए। देखिए तो 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट कैसे होगा, ये ऊपर में कम नीचे आ जाता तो गलत हो जाएगा। 1 पॉइंट तो कभी नहीं होगा। देखिए सब कट गया ना। कितना होगा 1.6 था ना, अब बटा में कितना था 9.1 था गुणा 10 के पावर +12 था। तो हमें लगता है कि ये 0.17 करके आता है 179 करके। थोड़ा एक बार देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। तो ना यही हो जाता है आपका कितना 1 पॉइंट, इसको यहाँ करेंगे तो 79 हो जाता है। तो 10 टू द पावर कितना होगा, इसका मान पहले से बढ़ गया तो इसमें से 1 घटाएंगे ना तो -12 में से घटा देंगे। और देखिए 1.7 है ना 79, इसी को 1.8 कर देते हैं और 10 टू द पावर कितना 12 में से 1 गया 11। हाँ हमें इस अंक पे कन्फ्यूजन है, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। लेकिन ये तो पक्का है कि 1.7 इतना सही है। और ये 6 तो कभी नहीं होगा, ये निश्चित रूप से ये C होगा। थोड़ा भाग आप लोग को ना देखना पड़ेगा, हमें भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, देख लीजिएगा। अलग आए तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो संधारित्रों के समांतर संयोजन में, संधारित्रों के समांतर संयोजन के लिए कौन सी राशि समान है। तो भाई याद रखिए समांतर के लिए ना विभवांतर समान होता है, समांतर के लिए विभवांतर याद रखिए। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर चाहे कोई भी समांतर आ जाए, प्रतिरोधों का समांतर आ जाए, संधारित्रों का समांतर आ जाए, है ना, चाहे कोई भी बल्ब का समांतर हो जाए, है ना, या शक्ति का कोई भी हो, विभवांतर समांतर में विभवांतर याद रखिए। समांतर विभवांतर नाम में भी समानता है, याद रखने में आसानी ही पड़ेगा। समांतर में विभवांतर और श्रेणी में फिर क्या होगा, जो इसके बाद बचेगा आवेश या फिर धारा। देखिए वायु में 2 धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल पूछा है। देखिए ऐसे होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर कर लेते हैं ना, पराभूतांक अगर लेके चले तो। और ये Q1 Q2 बटे में कितना r²। तो कह रहे कि इनके बीच प्रतिकर्षण बल ना, प्रतिकर्षण बल बढ़ जाएगा घट जाएगा ना परावैद्युत रखने से। तो याद रखिएगा जो बल है ना वो परावैद्युत के मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख लीजिए इस सूत्र में अगर परावैद्युत रखिएगा तो इसका मान जो है वो घटेगा। जैसे कागज के लिए 4 या 5 होता है तो 5 रखेंगे तो
ये बल जो है 5वां भाग ना हो गया, हवा में 1 होता है तो हवा में ज़्यादा बल बनेगा, निर्वात में बल ज़्यादा बनेगा। और कोई भी माध्यम रखिएगा दो आवेशों के बीच, दो आवेश है इनके बीच आप कागज रख दीजिएगा तो इनके बीच का बल जो है वो कागज की स्थिति में ना 5वां भाग बस बचेगा, सोच लीजिए। तो बल घट जाता है, कुल मिलाकर के बल घट जाता है, यही इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेमी है, इनका द्विध्रुव आघूर्ण पूछ दिया ना। देखिए इसे दो बिंदु, दो बराबर तथा विपरीत आवेशों, रुका, इसे कहते हैं ये है -0.2 माइक्रोकूलम और ये है +0.2 माइक्रोकूलम। दूरी कितना है? 3 सेमी है। तो सुनिए इसको बदलना पड़ेगा। डी का मान यही 3 सेमी है तो 3/100 करेंगे तो मीटर में 100 वाला -2 मीटर हो जाता है। आवेश कितना हो जाएगा? 0.2 गुणा 10 के पर माइक्रो बदले तो -6 कूलम आएगा। तो इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, तो P बराबर QD पर बनेगा, Q इंटू डी। Q का मान कितना है? 0.2 गुणा 10 के पावर -6 और D का मान कितना दिया है? 3 गुणा 10 के पावर कितना? -2 दिया है। तो ये 3 दूनी के 6, 0.6 होगा ना, 3 दूनी के 6 0.6, ठीक है। 10 के पावर जो है ना -6 -2 -8, 10 के पावर -8 देखिए यहाँ दिया है 10 के पावर -8, तो लेकिन 0.6 आ रहा है, वो 6.0 नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इसका दशमलव बदलेंगे भी तो 10 के पावर में भी ना अंतर आ जाना चाहिए था। तो गड़बड़ कर दिया भाई, इंग्लिश मीडियम में सही दिया है, नहीं दिया। देखिए तो ये ऑप्शन भाई हमारे सबसे गलत आ रहा है। 48 जो है ना ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, गलत क्वेश्चन लग रहा है 48। अच्छा 14 देखिए, एक बंद पृष्ठ के भीतर इन विद्युत द्विध्रुव है ना, कुल फ्लक्स। ये तो आसान क्वेश्चन है बाबू। देखा बंद पृष्ठ है, इसके भीतर में विद्युत द्विध्रुव होते हैं -Q और +Q, तो कुल आवेश तो 0 होता है। यहाँ पर Q कुल कितना होगा? 0 होता है। और कितना भी द्विध्रुव हो, हर द्विध्रुव का नेट आवेश 0 है, तो सबका नेट आवेश 0 होगा। और नेट आवेश 0 हो तो फिर फ्लक्स जो होता है Q/ε0 कहाँ से आएगा? ये तो 0 हो जाएगा आवेश, ε0 यानी फ्लक्स नहीं होगा 0। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। गौर कीजिए, देखिए आप लोग को बता रहा अच्छे से, हर ऑप्शन पर विचार करते हुए। थोड़ा सा लंबा जा रहा है लेकिन हम चाहते हैं कि आप जब देख लेना तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे निश्चित हो जाए, ये सोच करके हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए, आप इतना देर तक बने हुए हैं तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी बने रहिए। देखिए 100 माइक्रोफैराड यानी कि C बराबर हो जाता है 100, माइक्रो का मान 10 के पावर -6 है ना। 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें ऊर्जा पूछा है। चलो पहले इसको काम तो हम कराते हैं, कितना हो जाएगा? 2 10 के पावर -6 और +2 10 के पावर कितना? -4 हो जाता है ना, फैराड हो जाएगा। फैराड में आ चुका है। अब देखिए 100 वोल्ट तक यानी V का मान दे दिया 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर, उसमें ऊर्जा होगी यानी कि U का मान निकालना है। तो U निकालना है, V और C दिया है, तो एक सूत्र होता है संधारित्र में ऊर्जा का, 12CV²। तो देखिए हाफ और C का मान आप यहाँ पर देख ही रहे 10 के पावर -4। अब V का मान दिया है 100 और स्क्वायर माने 2 × 100, तो 10 के पावर 4। तो क्या होगा? ये तो लग रहा है कि ये आपस में पूरा का पूरा ये सब कट जाता है, नहीं 10 के पावर 4 ये बनाएगा, ये -4 तो खत्म। तो यहाँ पर 1/2 बचेगा ना, 0.5 जूल होना चाहिए था।
0 हाँ दिया तो है, ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है। चलिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स है? तो वोल्ट मीटर इनवर्स होता है वो विद्युत क्षेत्र का होता है, वो एकदम कई बार लिखा ई बराबर होता है माइनस में डेल्टा वी बटे में डेल्टा आर, है ना। मात्रक निकालना है तो आगे का माइनस का कोई महत्व नहीं है, तो इसका हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट बटा में मीटर, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर इसी का है। वोल्ट मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, और ये विद्युत क्षेत्र का होगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विद्युत चालन में वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर v के बीच संबंध है। अपवाह वेग दिया है, अपवाह वेग v दिया है, और चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी दिया है, v के बीच संबंध है। हाँ, यानी कि अपवाह वेग और विभवांतर में संबंध, यानी विभवांतर को बढ़ाएंगे, है ना, तो अपवाह वेग का क्या होगा? देखिए तो किससे होगा ये? एक अपवाह वेग का सूत्र आपको बताया था, वी बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई बटा में एम इंटू टाउ। इसमें विभवांतर तो नहीं आ रहा है, अपवाह वेग का वी ला सकते हैं। अच्छा चलो, वी तो आ गया, वी तो आ गया, जो वी तो आ गया है, ये आ गया, एम आ गया। अच्छा रुकिए, हाँ विद्युत क्षेत्र बना भी रहता थे, विभवांतर बटा में क्या कर लीजिए, दूरी कर लीजिए, डेल्टा एल कर लीजिए, डेल्टा एक्स कर लीजिए, तो कह सकते हैं ना कि विभवांतर बढ़ाएंगे ना तो ये बढ़ेगा, या फिर चाल जो होता है ना वो विभवांतर के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती दिया है। ठीक है, समानुपाती को ना अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी बोलते हैं, आप याद रखिएगा, समानुपाती। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक चालक की वोल्टता V और धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष, जो क्या लिखा है, जो कि I को प्रदर्शित करता है, y अक्ष, जो y अक्ष I को, ये नहीं दिख रहा है क्या, और सभी y अक्ष से थीटा कोण बनाती है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन है, रुकिए एक मिनट। एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा, मैंने ग्राफ सीधा रखा है, जो y अक्ष से थीटा कोण बनाती है, चालक का प्रतिरोध होगा। अब क्वेश्चन में दिया है हाँ y अक्ष जो I को प्रदर्शित है, रुकिए एक मिनट, y अक्ष ना I को दिखाएगा, गौर करिए, ये y अक्ष मान लीजिए है, तो y अक्ष ना विद्युत धारा को दिखाएगा और थीटा कोण बनाता है, y अक्ष से थीटा कोण बनाता है। रुकिए ये देखिए कैसा है, y अक्ष ना I को दर्शाता है ना, तो I और V के बीच तो ये होगा, तो V दर्शाएगा ही, और ये बीच में ग्राफ है, और ये y अक्ष से थीटा बनाया है, गौर करिए ऐसे, तो यही है ना। तो चालक का प्रतिरोध पूछ दिया है, तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, V बटे आई। रुकिए, इसमें क्या करना पड़ेगा ना, V बटे आई कैसे होगा, प्रतिरोध यानी R बराबर क्या होता है, V बटे आई। इसमें V बटे आई किससे होगा भाई, V बटे आई करना पड़ेगा, क्योंकि इसको त्रिभुज बनाते हैं पहले, तो ये त्रिभुज हो गया। देखिए ये अक्ष I है, तो ये वाला मान को ना हम I ले लेते हैं, और ये अक्ष ना V है, तो हम इस मान को ना V ले सकते हैं, तो यहां से V बटे आई कर दीजिए, V बटे आई। तो इस त्रिभुज के लिए ना लंब बटा आधार होगा ना, लंब बटा आधार tan होगा। अच्छा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब क्या है, V है, थीटा के सामने का लंब होता है V, और थीटा के बगल में आधार, यही R होगा। रुकिए, प्रतिरोध tan थीटा से संबंधित होगा, ये
ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, हमारे पूरे बातों का लोग गौर से सुन करके खुद से भी प्रैक्टिस करिए, है ना, अगर एग्जाम के पास है तो। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, शक्ति V स्क्वायर बटा R होता है, V स्क्वायर इंटू नहीं V स्क्वायर बटा R। ये शक्ति का सूत्र आप लोग को 10th में भी पढ़ना है और इसमें भी विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ना है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध जो होता है ना, अर्धचालक का प्रतिरोध, वो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध घटता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो अर्धचालक में जो सहसंयोजी बंध होते हैं वो टूट जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाती है, इसलिए अब वो चालक बन जाता है और उसकी रुकावट घट जाता है, क्योंकि उसमें लाइन चलना शुरू कर देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है, प्रतिरोध को, तो R बराबर होता है V बटे I, तो नहीं दिया है, रो वाला है, तो रो इंटू एल बाई ए तो सही है ना, आप तो जानते हैं रो इंटू एल बाई ए होता है, रो प्रतिरोधकता है, एल पदार्थ का लंबाई है, ए अनुप्रस्थ काट है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षिक विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता को म्यू आर कहते हैं, और लौह चुंबकीय के लिए ना म्यू आर का जो मान होता है बहुत बड़ा होता है, किससे, 1 से, है ना, 1 से बहुत बड़ा होता है म्यू आर, डी ऑप्शन। वही प्रति चुंबकीय के लिए 1 से कम होता है ना, और चुंबकीय के लिए 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, सब लोग को पढ़ा है विस्तार पूर्वक। देखिए नेक्स्ट चलते हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं, R1 R2 R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक में प्रवाहित धारा, हाँ श्रृंखला मतलब ना समझ लीजिए श्रेणी, श्रेणी क्रम में R1 R2 R3 प्रतिरोधों में देखिए यहाँ पर 3 गो प्रतिरोध है, ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2 और ये हो गया आपका क्या चीज R3। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, श्रृंखला परिपथ है, श्रेणी में है, तो प्रवाहित धारा, धारा भाई समान होता है, इसमें विभवांतर अलग अलग, धारा समान होता है, धारा क्या होता है, समान होता है इसमें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा घनत्व का इकाई है जे बोलते हैं, जे बराबर होता है आई बटे में ए, और ये हो जाता है एम्पियर बटे में, एम्पियर बटे में मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, क्योंकि धारा बटे में क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, एम्पियर बटे में मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर हो जाता है। ये सही है, ये इसमें सही हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट की तरफ हम लोग चल ही रहे हैं, यदि किसी चालक की लंबाई दोगुना कर दिया जाए, उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए, तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होगा। देखिए अभी आप लोग को ये क्वेश्चन समझिए कि पीछे एक आया था ना, उसी की तरह है। अब हम लोग पहले पढ़े थे ना अभी कि जो वेग होता है ना वो विभवांतर के समानुपाती होता है। तो चालक की लंबाई दुगुना कर देंगे, चालक की लंबाई दुगुना कर देंगे ना, तो उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होगा। एक मिनट रुकिए, वो सूत्र कितना था, वो ऐसे था ना, कितना था वो, अभी आप लोग पीछे में देख सकते हैं उसको, स्मॉल ई कैपिटल ई बटा में एम इंटू टाउ। तो देखिए ऐसे था, स्मॉल ई बटे एम इंटू भी, विभवांतर बटे में लंबाई ले सकते हैं, ई की जगह पर, ई की जगह पर ये लिए ना टाउ। तो कह रहा है कि लंबाई दुगना कर दिया जाए, लंबाई को दुगना कर देते हैं, उसके ऊपर लगा हुआ विभवांतर स्थिर है, लंबाई दुगना हुआ, तो भाई अनुगमन वेग तो आधा होगा, ये दुगना हुआ तो ये आधा होगा, क्योंकि लंबाई और अनुगमन वेग व्युत्क्रम होता है, ये आधा हो जाएगा, आधा। गौर करिए, जब दुगना लंबा तार ले लेते हैं ना, तो तार लंबा ले तो उसमें प्रतिरोध बढ़ गया, प्रतिरोध बढ़ गया तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो चाल है ना वो घट जाता है, इलेक्ट्रॉनों का चाल क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि लंबा तार का प्रतिरोध में बढ़ गया। वैसे भी सोचा जा सकता है, इस तरह से हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा वहन करने वाले प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिशा देखिए ऐसे ऐसे होता है, इसमें धारा वहन हो रहा है, मान लीजिए इसमें ऐसे लपटेगा ना, इसमें इस तरह से इसमें धारा बह रहा है, तो जब धारा बहेगा तो इसके भीतर में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है ना, वैसे मुख्य अक्ष के समांतर और प्रबल होता है, समांतर और प्रबल। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अंदर में बनता है, बाहर में लगभग 0 बनता है। तो अक्ष के समानांतर लिखा है, अक्ष के लंबवत लिखा नहीं, ये सही है, ये ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा उपकरण जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है क्या चीज? ये वाला विद्युत जनरेटर। इसी में होता है कि जब चुंबक और तार के बीच अपेक्षिक गति होता है, जब चुंबक और तार के बीच क्या होता है, एक दूसरे के सापेक्ष गति होता है, तो तारों में विद्युत धारा बनता है। इससे हमारे फैराडे साहब ने दिया था, है ना। और ओस्ट्रेड के खोज भी आप जानते होंगे, है ना, ये उनके उल्टा थे। वो बताए थे कि जब कोई तार में धारा देते हैं तो चुंबक बनता है, और ये बताए थे कि अगर कोई चुंबक, है ना, कोई चुंबक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक को रखा जाए तो उसमें बल लगता है, उसमें आवेश बल की उत्पन्न होता है। देखिए इस तरह से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है। हाँ, परिनालिका ऐसे होता है ना, इसका स्वप्रेरकत्व एल। तो एल का सूत्र इसमें आपको पता होना चाहिए, इसमें एल का सूत्र होता है म्यू नॉट, है ना, म्यू नॉट होता है, और एन स्क्वायर ए एल करके होता है। आप लोग गौर किए होंगे, सिद्ध करवाए आपको भी हम इसको। तो स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है इसके माध्यम में बहने वाली धारा पर ना, धारा पर निर्भर नहीं करता है। प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, फेरा की संख्या पर निर्भर करता है भाई। लंबाई, हाँ लंबाई पर भी, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, हाँ ठीक है। ये डी ऑप्शन आप लोग लॉक कीजिए, ठीक है, ये आपका हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, तो दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है को 1 मीटर दूरी पर वायु में रखा जाता है, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। देखिए तो कैसे कह रहा है, दो समान धनावेशित बिंदु, 2 बिंदु है, अब प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है, 1 माइक्रोकूलम, यानी कि ये हो जाता है कितना, अच्छा दूरी कितना दिया है, 1 मीटर दूरी है, रखा जाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछ दिया है, तो सुन लीजिए, माइक्रो के इसका मतलब तो ये हो जाता है आपका 1 × 10⁻⁻6, यानी कि 10⁻⁻6 कूलम। तो ऊर्जा का सूत्र होता है ऐसे स्थिति में क्या होता है, 1/4πε0, जिसे क्या कह सकते हैं कि 1 × Q2/R। तो इसका मतलब होता है 9 × 10⁻9, है ना, आप पढ़े होंगे, 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6। अब बटे में दूरी कितना दिया है, 1 दिया है ना, तो ये आपका हो जाएगा 9 × 10 के पावर, ये 6 6 12 हो जाएगा, तो 9 में से 12 घटाएंगे तो ये 9 × 10⁻³ जूल आना चाहिए। 9 × 10⁻³ जूल, सी नंबर ऑप्शन लॉक किया जाए भाई। चलिए ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है, 64। नेक्स्ट देखिए, तो निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है? आइए देखिए, धारिता का पूछ दिया ना, धारिता का मात्रक कौन सा है, बोलिए, धारिता का मात्रक कूलम वोल्ट, है ना, धारिता का मात्रक दिया है, तो धारिता का मात्रक भाई फैराड होता है, सी बराबर होता है QV। तो कूलम बटा में वोल्ट, कूलम बटा में वोल्ट, ये डी आवेश का कूलम, भी का भी मत समझिए, भी में विभव है, इसका वोल्ट होता है, कूलम प्रति वोल्ट, और इसको फैराड भी बोलते हैं,
इसी को क्या बोलते हैं, फैराड, या इसको F1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखें ही है। देखिए लास्ट क्वेश्चन आ गया, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, बोलिए, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से दिया है प्लेटों का आकार बीच की दूरी, इस सूत्र से हम लोग इसको कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी होता है। तो धारिता डिपेंड करता है बीच की दूरी पर और क्षेत्रफल पर। ऐसा होता है प्लेटों के बीच की दूरी और क्षेत्रफल, बीच की दूरी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है, पूछा है ना, तो आवेश पर निर्भर नहीं करता है ना। देखिए आकृति पर करता है, क्योंकि बेलनाकार का अलग होता है ना, समांतर प्लेट का अलग होता है, ये सब होता है। आकार पर निर्भर करता है, देखिए एरिया है, प्लेटों के बीच की दूरी एंड डी पर भी डिपेंड किया, सूत्र में डी भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र, आवेशित चालक है, आवेशित चालक है ना, ऐसे ऐसे है, आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र जो होता है रहता है भाई सतह के, अच्छा इसका दिशा पूछा है, ऐसे होता है, सतह के लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र है, आवेशित वस्तु के पृष्ठ से लंबवत निकलती हैं, इस सब आप लोग को पढ़ा चुके हैं, लंबवत निकलती है भाई, ये लंबवत। ठीक है, देखिए हम स्पष्ट हम कर रहे हैं कारण के साथ एकदम क्लियर करते हुए, ताकि कभी आगे आपको दिक्कत अब ना हो इस टाइप के क्वेश्चन में। यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, कोई चालक है और उसको बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, है ना, तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा, हाँ चालक के अंदर का क्षेत्र, याद रखिए आवेशित चालक हो चाहे अनावेशित चालक हो, आप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके भीतर में ना विद्युत क्षेत्र भाई शून्य ही होता है, आप ये बात याद रखिए, है ना, भीतर में विद्युत क्षेत्र पहुंचता ही नहीं है, तभी तो हम लोग इसी से बनाते हैं स्थिर विद्युत परिरक्षक, है ना। इसके भीतर में अगर आप रेडियो रख देंगे, कोई धातु का खोल ले लीजिए, भीतर में रख दीजिए, रेडियो चलेगा ही नहीं। आप भीतर में रख दीजिए मोबाइल फोन, उस पर फोन भी नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि भीतर में आप चालक के भीतर में ना कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं पहुंच सकता है। देखिए अब लास्ट है भाई, विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए कौन सा कथन सही है ना। स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है, स्थितिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक, स्थितिज ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा बात करना है। देखिए तो विपरीत चिन्ह के दो हुआ है, देखा एक माइनस क्यू है, आयोग है प्लस क्यू, और उनके बीच ना स्थितिज ऊर्जा निकलना भी सिखाते, के इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में आर, तो K इंटू, देखिए ये मोड में नहीं होता, ध्यान रखिएगा, माइनस में है तो माइनस में ही लिखना पड़ता है, अब प्लस में हो तो प्लस में, ये प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, गुना करेंगे तो गुणनफल माइनस में आएगा। तो याद रखिए ऊर्जा माइनस में आएगा, ऊर्जा माइनस में, एक और हमेशा याद रखना, गलत बात है, ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक आएगा, क्योंकि ये वो प्लस है और वो माइनस है ना। अगर दोनों माइनस होता ना तो ऊर्जा प्लस में आ जाता, या दोनों प्लस होता ना तो ऊर्जा प्लस में आता, ये बस सब बात है। देखिए और सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ चुका है, गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तल के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। भाई ये जो कह रहा है फ्लक्स जो होता है वो Q/ε0, यह जो फ्लक्स होता है वो समानुपाती है आवेश के। अगर ऐसे देखा जाए तो फ्लक्स जो होता है आवेश के समानुपाती है। किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है, आवेश के समानुपाती, संलग्न आवेश के समानुपाती है, संलग्न आवेश के विद्युत के अनुपाती नहीं, शून्य नहीं, संलग्न आवेश के वर्ग नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपका सही ऑप्शन हो रहा है। इस तरह से आप लोग ये सारा क्वेश्चन आप लोग देख लिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी आप देख सकते हैं। इस तरह से ये सब क्वेश्चन जो है अच्छे से आप लोग हम लोग बता चुके हैं कैसे है,
है ना। ये सब संचरण के लिए तो कई विधियां बताएं आप लोग को, है ना। ये मात्रक बीमा आप लिख सकते हैं आयतन वाला, है ना, बहुत आसान है। ये पहला पार्ट से है। या घूर्ण का चुंबकीय घूर्ण को समझाएं, सही मात्रक लिखें, ये भी आप लोग को चौथे पाठ में 5वें पाठ में बताया है ना। m बराबर आई ए पर भी बना सकते हैं, है ना, वही बल्कि बढ़िया रहेगा। ये भी अंतर लिखवाए आप लोग को। स्टील और नरम लोहा के चुंबकीय गुण की तुलना करना है, तो लोहा और स्टील का चुंबक गुण का तुलना आप लोग करना सिखाया है ना। एक जो होता है ये विद्युत चुंबक होता है, एक जो होता है अस्थायी चुंबक बन सकता है ना। ऐसे ही कई अंतर हम आप लोग को बताया है एक लिस्ट में, सारणी में। प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन, ये सब तो आसान है, सब लिखवाया आप लोग को। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो होता है, ये तर्जनी, है ना, ये सब बल वाला सब लिखवाया है ना। ये आप बना सकते हैं 21-23 वाला। नाभिकीय विखंडन और क्या लिखा है, संलयन में अंतर होता है। क्यूरी तापमान क्या है ना, जिस तापमान पर लौह चुंबकीय गुण जो होते हैं अपना चुंबकीय शक्ति को खो देते हैं, ये सब आप लोग को स्पष्ट है एकदम। बीटा गुण दो उपयोग, अस्थायी कक्ष के नियम, निश्चित कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त ना निश्चित कक्ष में कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं। ये सब समंजन क्षमता है ना, जिसके द्वारा हम लोग दूर या पास की वस्तुओं को देखने के लिए अपने फोकस दूरी को, जो नेत्र का फोकस है, उसको बदल लेते हैं। ये उन्नाद, ये भी आप लोग को बताया है ना, XC बराबर हो, तो ये सब अभिलक्षणिक गुण आप लोग लिख दीजिएगा क्रूड बनाने के लिए। क्रूड कैसे लेना चाहिए, तो भाई नरम लोहा होना चाहिए, परतदार होना चाहिए, है ना, उसमें धारणशीलता, निगरानी, ये सब गुण लिख दीजिएगा। ये सब आप लोग को अच्छे से बताया नोट्स में, पूरा का पूरा अच्छे से देखिए। ये सारा का सारा क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको और कन्फर्म हो तो कीजिएगा, और नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। ये सब अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक तय पर अभी आपको ऑब्जेक्टिव आया था V1/V2 बराबर λ1/λ2 समानुपाती संबंध होता है। देखिए सब 5 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। ये किरचॉफ का नियम बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये देखिए कितना अच्छा है। ये सब आइंस्टीन वाला, तो इस तरह से ये हो गया। कोई समस्या हो आप लोग को, ये पूरा का पूरा आप लोग हम बनवा दिए और आप लोग बढ़िया तरीके से देख भी लिए, और आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए और जाके एग्जाम में बढ़िया से फोड़ करके आइए, और निश्चित रहिए और निश्चिंत रहिए, है ना। आप खूब प्रैक्टिस करिए और खूब आगे बढ़िए, क्योंकि आपका यही मेहनत आपको चमकाएगा आप दिन। थैंक यू सो मच बाबू, इतना ही, मिलते हैं आगे हम लोग। तब तक आप लोग के लिए एकदम बेहतरीन परीक्षा जाए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।